हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसी सब्जेक्ट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से शियर रेनफोर्समेंट बार का डिजाइन कैसे करते हैं। डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। बीम पर जो बेंडिंग मोमेंट लगता है उसको रजिस्ट करने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है बीम का वो उसे बियर करता है। ठीक है, उसके लिए आपका कंप्रेसिव एरिया में भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेंसाइल एरिया में भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कंक्रीट और नीचे का जो आपका टेंसाइल एरिया का शियर बार यानी मेन बार प्रोवाइड किया जाता है वो उसको रजिस्ट करता है। ठीक है, उसी से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। बट यहां पर बात शियर एनफोर्समेंट की जा रही है। जब बीम पर शियर लोड लगता है, बीम पर शियर लोड लगता है, बीम के हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसकी वजह से बीम के हर एक क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग शियर हो सकता है, अलग अलग शियर लोड लगता है, जिसकी वजह से वहां पर हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। शियर लोड को रजिस्ट करने के लिए शियर एनफोर्समेंट यूज किया जाता है। यह शियर एनफोर्समेंट वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में भी यूज किया जाता है, बेंट अप बार के रूप में भी यूज किया जाता है, और वर्टिकल और बेंट अप बार दोनों ही कंबाइंड करके एक साथ यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे शियर एनफोर्समेंट की। देखिए, शियर एनफोर्समेंट का डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस बीम पर कितना टोटल लोड लग रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो है टोटल लोड, हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, सारे स्टेप्स आपको लिखने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा टोटल लोड ऑन बीम। टोटल लोड बीम पे कितना लगा हुआ है, टोटल लोड बीम पर कितना लगा हुआ है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल लोड क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड लोड, जो ऊपर से लोड लगा हुआ है बीम का वो है आपका लोड, प्लस सेल्फ वेट ऑफ बीम, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लोड हमें मालूम चल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको टोटल लोड दिया रहेगा तो यहां पर हम निकाल लेते हैं टोटल शियर लोड। टोटल शियर लोड, शियर लोड को V से डिनोट किया जाता है, टोटल लोड को V से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर देखिए, अलग अलग टाइप के लोड होंगे और अलग अलग टाइप के बीम भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपका लोड यहां पर पॉइंट लोड यानी कंसंट्रेटेड लोड भी दे सकता है और यूडीएल भी दे सकता है। बीम में आपका सिंपली सपोर्टेड बीम भी हो सकता है और कैंटिलीवर बीम भी हो सकता है। तो हर एक टाइप के लोड के लिए और बीम के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है शियर लोड निकालने का। तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे W/2, W क्या है? टोटल लोड है। W/2 कब यूज करेंगे फॉर्मूला? जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और उस पर पॉइंट लोड लगा होगा। जब सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और पॉइंट लोड लगा होगा तो शियर लोड निकालने का यह फॉर्मूला है। जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ यूडीएल लगा दिया जाए तब आपका हो जाएगा WL/2 सिंपली सपोर्टेड बीम प्लस यूडीएल के केस में। जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर यूडीएल लोड लगा हो तब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि कैंटिलीवर बीम दे दिया जाए, उस पर पॉइंट लोड लगा हो तो सीबी यानी कैंटिलीवर बीम प्लस पॉइंट लोड, तो यहां पर आपका जो है डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा शियर लोड। और जब इसी कैंटिलीवर बीम पर आप जो है यूडीएल लगा दीजिए तब आपका ये हो जाएगा W इंटू यल। तो ये चार फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? टोटल शियर लोड यानी कुल कर्तन बल निकालेंगे हम यहां पे, कुल कर्तन बल हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, कुल कर्तन बल आपका हम यहां से निकालेंगे। ठीक है,
उसके बाद जब हमें शियर लोड मालूम चल गया तो हम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे तुरंत यहां पे। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल, इसको टाउ वी से डिनोट किया जाता है, टाउ वी। इसका फॉर्मूला होता है V अपान में B इंटू डी, V अपान में B इंटू डी। V क्या है? टोटल शियर लोड है। B और D क्या है? क्रॉस सेक्शन यानी साइज है आपका बीम का। B है ब्रेड्थ ऑफ बीम, D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो यहां से हमें मिल जाएगा टाउ वी और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस हमें मालूम चल गया, स्ट्रेस हमें मालूम चल गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, इस्पात की मात्रा, परसेंटेज ऑफ स्टील। P इज इक्वल टू AST अपान में BD इंटू 100%। AST आप जानते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया है और B और D आपको पता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का वैल्यू कहां, इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज होता है टाउ सी का वैल्यू निकालने के लिए। टाउ सी क्या है आपका? टाउ सी है आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस या जनरल शियर स्ट्रेस कह सकते हैं। यह आपका टाउ सी, ठीक है। इसको कभी कभी कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी कहा जाता है इसे। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ सी, ये जो वैल्यू हम निकालते हैं तो इसके लिए हम आईएस कोड यूज करते हैं और आईएस कोड में हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील के बेस पे हम टाउ सी का वैल्यू हम स्टील टेबल से सॉरी आईएस कोड से निकाल लेंगे हम, आईएस कोड से, ठीक है। टाउ सी का वैल्यू हम, ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील आपने निकाला हुआ है और कंक्रीट की ग्रेड दिया रहेगा कि M15 का यूज किया गया है या M20 का यूज किया गया है या M25 का यूज किया गया है, उसके ग्रेड, क्योंकि जो आईएस कोड में टेबल बना हुआ है वो ग्रेड और परसेंटेज ऑफ स्टील के बेस पे टाउ सी के वैल्यू को वहां पर दिया गया है, तो वो वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। एंड फिफ्थ स्टेप होगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये आपका टाउ सी मैक्स। इसको भी हम आईएस कोड से ही लेंगे, आईएस कोड से। ये दोनों वैल्यू हम आईएस कोड से ले लेंगे, ठीक है। आईएस कोड से लेने के बाद ये आपका विजिबल नहीं है फिफ्थ स्टेप, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फिफ्थ स्टेप को। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसको टाउ सी मैक्स बोलते हैं और इसका वैल्यू जो है हम कहां से लेंगे? फ्रॉम आईएस कोड से ले लेंगे। तो यहां पर आपको फाइनली तीन वैल्यू पता हो गया, एक है टाउ वी का वैल्यू और एक है टाउ सी का वैल्यू एंड थर्ड नंबर है आपका टाउ सी मैक्स। ये तीनों स्ट्रेस हमें पता चल गया। अब तीनों स्टेप, ये जो टाउ वी, टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स है, इन तीनों का हम करेंगे कंपेयर, तीनों की हम तुलना करेंगे। चलिए करते हैं। इतना तो आपको सॉल्व करना ही करना है सभी क्वेश्चन में, यानी जहां भी आपसे पूछा जाएगा कि शियर एनफोर्समेंट का डिजाइन कीजिए, तो वहां पर इतनी चीजें तो आपको निकालना ही निकालना है। इसके बाद अब कंडीशन आ जाएगा इन तीनों का कंपेयर करने पे, तो कोई एक अप्लाई हो जाएगा वहां से। कंपेरिजन ऑफ टाउ वी, टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स। सबसे पहले आप चेक करेंगे, पहला कंडीशन है इफ टाउ वी का वैल्यू टाउ सी बाई 2 से कम है।
अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी बाई 2 से कम है तो इसका मतलब है कि हमें बीम में शियर रेनफोर्समेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बीम में कोई भी शियर बार यूज नहीं करना है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके आगे हम बस एक लाइन लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे हम, वो लिखेंगे नो रिक्वायर्ड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट, यानी कि यहां पर हमें कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है, कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है। जब कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है तो आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पर डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शियर बार प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है, जब शियर बार आपका प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो यहां पर हमें ये नहीं सॉल्व करना है कि कितने mm डाया का हमें यूज करना है, कितने कितने स्पेसिंग पर यूज करना है। ठीक है, चलिए अब मान लो ये कंडीशन लागू नहीं होता है, अब सेकंड कंडीशन पे चलेंगे कि टाउ वी का वैल्यू टाउ सी बाई 2 से ज्यादा होने लगा बट टाउ सी से कम है, यानी इसका वैल्यू है टाउ सी बाई 2 से लेके टाउ सी के बीच में है। यहां पर था टाउ सी से कम और यहां पर टाउ सी बाई 2 से लेके टाउ सी के बीच में यदि वैल्यू आता है तो अभी भी हमें शियर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम मैक्सिमम स्पेसिंग पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ नाम मात्र के लिए। यहां पर हमें लिखना होगा नो रिक्वायर्ड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है, बट वी कैन प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, मिनिमम शियर एनफोर्स या कहिए मैक्सिमम स्पेसिंग पे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट ऑन मैक्सिमम स्पेसिंग। सिर्फ नाम मात्र के लिए यहां पर यूज किया जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है, कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है, किंतु न्यूनतम कर्तन प्रबलन अधिकतम दूरी पर, इसको ऑब्लिक में कर देते हैं, ऑब्लिक लगा दिया, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट या मैक्सिमम स्पेसिंग बात एक ही है, न्यूनतम कर्तन प्रबलन या अधिकतम अंतराल पर प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हम यहां पर स्टील बार यानी शियर एनफोर्समेंट प्रयोग करेंगे तो कितने मतलब क्या स्पेसिंग होगा उसका, हम यहां पर स्पेसिंग और डायामीटर यही निकालना होता है, स्पेसिंग और डायामीटर, ठीक है। तो स्पेसिंग और डायामीटर के अब देखो यहां पे फॉर्मूला है आपका, स्पेसिंग का फॉर्मूला यहां पे आप ध्यान में रखेंगे, स्पेसिंग एस बराबर 0.87 FY ASB अपान में 0.4 B। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ मिनिमम शियर एनफोर्समेंट ऑन मैक्सिमम स्पेसिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 0.87 FY ASB अपान में 0.4 B। बात समझ में आई कि नहीं।
ये आपका मैक्सिमम स्पेसिंग पे निकल के आएगा और मिनिमम शियर एनफोर्समेंट है आपका ये। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसी स्पेसिंग यहां से जो निकल के आएगा उसी स्पेसिंग पे हम क्या काम करेंगे, शियर बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक कंडीशन होता है कि जैसे आपने एस का, और सबको एक बार हम बता देते हैं किसको क्या बोलते हैं। एफ वाई आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एफ वाई है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने पहले आपको बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, हिंदी में कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ्य, कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ्य। जैसे मान लीजिए आपका ग्रेड दिया गया Fe 250 दिया गया, तो Fe 250 के लिए जो Fy का वैल्यू हो जाएगा वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए Fe 415 यूज किया गया तो इसके लिए Fy का वैल्यू 415 हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। एएसबी क्या है आपका, एएसबी है आपका, ये है स्टीरप्स का एरिया, जो वर्टिकल स्टीरप्स बार प्रोवाइड किया गया है उसका एरिया है। एएसबी क्या है आपका, एएसबी है एरिया ऑफ स्टीरप्स, जो वहां पे रिंग रिंग की तरह शेप में जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप बीम में स्टीरप्स, उसका एरिया है। और बी आप जानते हैं, बी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एएसबी निकालने का फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं, π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 1 लेग स्टीरप्स, 2 लेग स्टीरप्स, 4 लेग स्टीरप्स, अलग अलग लेग वाले स्टीरप्स आप यूज कर सकते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने 2 लेग स्टीरप्स यूज कर लिया, 2 लेग। देखिए 1 लेग कैसा होता है, ऊपर एक स्टील बार हो गया, नीचे हो गया, और इस तरीके से केवल एक शियर बार यूज किया गया तो 1 लेग स्टीरप्स हो गया। एक बार ये हो गया, कि ये हो गया, कि ये हो गया, कि ये हो गया। तो जब हम इस तरीके से ऐसे यूज करेंगे तो ये 2 लेग स्टीरप्स हो गया, एक लेग और एक लेग, 2 लेग स्टीरप्स हो गया। ठीक है, ऐसे 4 लेग 6 लेग अपना हो जाता है, जितने लेग होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डाया कितना मानेंगे यहां पर, यहां पर डाया आप 6 mm, 8 mm, 10 mm, मैक्सिमम 12 mm यूज किया जाता है। ठीक है, 6 mm, 8 mm, 10 mm और 12 mm का स्टीरप्स यूज किया जाता है, इससे ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो है हम अपने से डायामीटर मान लेंगे और उस डाया के जो अकॉर्डिंग है हम वहां पर क्या निकालेंगे, स्पेसिंग निकाल लेते हैं। तो यहां से स्पेसिंग निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा एक आईएस कोड के अंतर्गत एक क्राइटेरिया है उसको हम फॉलो करते हैं। वो क्या होता है वो हम लास्ट में एक ही बार में बता देंगे, या यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि एस का वैल्यू जैसे मालूम चल गया ना, तो फिर क्या काम करते हैं हम, एस का वैल्यू जो आपने निकाला उसको लिख लेंगे, 0.75 डी का वैल्यू निकाल लेंगे और 300 mm का वैल्यू निकाल लेंगे। 300 mm एस का वैल्यू जो आपने निकाला वो हो गया 0.75 डी हो गया और 300 मिलीमीटर हो गया। इन तीनों में जो सबसे मिनिमम होता है वो वैल्यू हम लेकर के चलते हैं, विच एवर इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, कि जब टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से ज्यादा होने लगे, टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से ज्यादा होने लगे। थर्ड कंडीशन है आपका कि टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से ज्यादा होने लगे। ज्यादातर कंडीशन आपको यही मिलेगा,
टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से ज्यादा। टाउ सी से ज्यादा। जब टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से ज्यादा होने लगा तो हम यहां पर यह भी चेक करते हैं कि क्या ये टाउ वी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी बट लेस देन टाउ सी मैक्स, लेकिन टाउ सी मैक्स से कम ही होना चाहिए। टाउ वी का मान टाउ सी से ज्यादा है बट टाउ सी मैक्स से कम होना चाहिए, तब ये तीसरा कंडीशन है आपका। तो यहां पर रिक्वायर्ड है आपका, रिक्वायर्ड फॉर shear reinforcement, required for shear reinforcement। यहां पर हमें shear बार प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। अब यहां पर हम 3 प्रकार से स्टीरअप्स यूज करते हैं। पहला, यदि हम सिर्फ वर्टिकल स्टीरअप्स यूज करना चाहें, सिर्फ वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है, उदग्र छल्लों के रूप में अगर यूज करें हम, ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाता है स्पेसिंग का, स्पेसिंग एस बराबर सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी अपान में वी एस। सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी अपान में वी एस, ठीक है। सिग्मा एस बी क्या है, सिग्मा एस बी आपका है जो ग्रेड का आपने स्टीरअप्स यूज किया है उसका परमिसिबल स्ट्रेस है। जैसे हम लोग सिग्मा एस टी जिसको बोलते थे ना, सिग्मा एस टी वही है। तो सिग्मा एस बी क्या है आपका, ये आपका स्ट्रेस ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स। जैसे मान लो एफ ई 250 यूज किया गया तो सिग्मा एस बी का वैल्यू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा। एफ ई 415 यूज किया गया तो सिग्मा एस बी का वैल्यू 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा। एस बी मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया कि एस बी क्या होता है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स बार। जो वर्टिकल स्टीरअप्स होता है उसका एरिया होता है एस बी। डी आप जानते हैं। वी एस क्या है, वी एस है आपका जो वर्टिकल स्टीरअप्स आप प्रोवाइड करते हैं उसमें तो वो कितना शियर लोड को रजिस्ट कर लेता है, वो फोर्स है आपका, कितना लोड को रजिस्ट करता है ये। तो इसको हम जनरली कैसे निकालते हैं, जितना हमारा टोटल शियर लोड है, जितना हमारा टोटल शियर लोड है उसमें से हम कंक्रीट जितना स्ट्रेस को, जितना कंक्रीट जो है उसको रजिस्ट कर रहा है उसको माइनस कर देते हैं। तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है, ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ है आपका। तो टोटल शियर लोड में से कंक्रीट जितना शियर लोड रजिस्टर करता है उसको माइनस कर देंगे तो ये शियर रेनफोर्समेंट जितना शियर लोड को रजिस्टर करता है वो वैल्यू हमें निकल के आ जाती है, ठीक है। तो वीएस का ये फॉर्मूला हो गया आपका। अगर मान लीजिए आपने यहां पे वो आईएस कोड का कंडीशन यहां भी लगा देंगे आप, 0.75 डी या स्पेसिंग एस या 300 mm, इन तीनों में जो सबसे मिनिमम विच एवर इज लेस या विच एवर इज मिनिमम वैल्यू, वही वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे, वो सब में लगा रहेगा स्पेसिंग आपका, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर बेंट अप बार यूज किया जाता है, बेंट अप बार के रूप में, ये लगभग 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री पे क्या करते हैं उसको मेन बार को ही बेंट कर देते हैं। तो यहां पे जो स्पेसिंग हम निकालेंगे, स्पेसिंग का फॉर्मूला यही होगा आपका सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी अपान में वी एस के स्थान पे वी बी ले लेते हैं, वी एस के स्थान पे वी बी ले लेते हैं यहां पर। और वी बी कैसे निकालेंगे, वी बी का फॉर्मूला होता है 0.707 इंटू सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, वीबी, बेंट अप बार जितना उसको रजिस्टर करता है वो है आपका वैल्यू।
ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा भी आ जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम केस आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिलेगा कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेंट अप बार यूज किया जा रहा है। ऐसा बहुत कम कंडीशन आपको मिलेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेंट अप बार यूज किया जा रहा है, क्योंकि बेंट अप बार सिर्फ यूज नहीं करते हैं, बेंट अप बार के साथ में जो है वर्टिकल स्टीरअप्स जरूर प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने वर्टिकल स्टीरअप्स और बेंट अप बार दोनों संयुक्त रूप से यूज किया आपने, वर्टिकल स्टीरअप्स प्लस बेंट अप बार मिक्स करके दोनों। तब स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू डी अपान में वी कैपिटल एस कर दिया हमने, वी कैपिटल एस। अब वी कैपिटल एस कैसे निकालेंगे, वी कैपिटल एस वी माइनस टाउ सी वी डी, और इसी में माइनस कर देते हैं इसको 0.707 सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल स्टीरअप्स प्लस बेंट अप बार जितना भी यूज किया जा रहा है, दोनों यदि मिलके अगर प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। इसका जो आईएस कोड का कंडीशन अलग है। आईएस कोड क्या कहता है कि स्पेसिंग एस का वैल्यू देख लीजिए क्या है, और डी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, और 450 mm। इन तीनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लाइन मैंने लिखा ना, आप इसको जो है वही रहने देंगे, डी एस का वैल्यू 0.75 डी और 300 mm। ये जो मैंने अभी आपको बता दिया था ना, ये इंक्लाइंड स्टीरअप्स यूज करते हैं ना, तो वहां पे यूज होता है। इंक्लाइंड स्टीरअप्स भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, उसके लिए। तो मैं समझता हूं आपको तीनों समझ में आ गया होगा। पहला, जब टाउ वी का वैल्यू टाउ सी बाई 2 से कम है तो कोई शियर एनफोर्समेंट नहीं देना है। फिर देखेंगे टाउ वी का वैल्यू टाउ सी बाई 2 से लेकर टाउ सी के बीच में आता है, तब हमें मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। तीसरा कंडीशन आपका है, जब आपका टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से कम बट टाउ सी मैक्स, टाउ सी से ज्यादा बट टाउ सी मैक्स से कम आता है, तब आप ये कंडीशन है। इसमें आप कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जनरली हम ये वाला ले लिया करो आप, या तो ये ले लिया करो, या क्वेश्चन में हमेशा बोल देगा, क्वेश्चन में हमेशा दे दिया जाएगा। अब मान लो ये भी कंडीशन लागू नहीं होता है, सबसे अलग वाला कंडीशन, कि जब मान लीजिए टाउ वी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा होने लगे, तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें रीडिजाइन करना होगा। हमें कोई स्पेसिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे रीडिजाइन करना होगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये था सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूला बताया आपको, और उसकी स्टेप बताया कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर भी जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, और जो भी कंफ्यूजन आपको अगला जो न्यूमेरिकल हम डालेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा।